नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तर्कश। आज हम थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच फिर से भड़के कॉन्फ्लिक्ट को डिकोड करेंगे। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री सिलेबस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विवाद फिर से कैसे भड़क उठा। फिर हम इसकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक जड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम प्रिया विहार मंदिर पर फोकस करेंगे, जो इस पूरे मामले का केंद्र है। फिर हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, और आखिर में हम रीजनल इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। देखिए, बात यह है कि एक शांति समझौता जो बड़ी मुश्किल से हुआ था, वो अब टूट चुका है, और इसके टूटने से साउथ ईस्ट एशिया में तनाव की एक नई लहर दौड़ गई है। और हमारी आज की डिस्कशन का जो इमीडिएट ट्रिगर है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हुआ यह है कि थाई सेना ने कंबोडिया के साथ लगते डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज पर हवाई और तोपखाने से हमले शुरू कर दिए हैं। इसने एक ऐसे विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है जो काफी समय से शांत पड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुराने इतिहास में छुपा है। देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है ना, वो फ्रेंच कॉलोनियल एरा से जुड़ी है। साल था 1907, जब फ्रैंको साइमीज ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी ने बॉर्डर को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया, मतलब वेग छोड़ दिया, खासकर उन इलाकों को जहां प्राचीन खमेर मंदिर थे। और इसी एम्बिग्विटी की वजह से ओनरशिप को लेकर ये झगड़ा आज तक चल रहा है। और ये तनाव कोई नया नहीं है, ये दशकों से सुलग रहा है। इसकी कहानी 1907 की ट्रीटी से शुरू होती है। फिर 1962 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने अपना फैसला सुनाया। इसके बाद 2008 और 2011 में भी हिंसक झड़पें हुईं, और अब आज हम फिर से उसी पॉइंट पर आ खड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं इस पूरे विवाद के एपिसेंटर पर, यानी प्रिया विहार मंदिर। ये इस झगड़े का दिल है, और हाँ, ये आपके आर्ट एंड कल्चर पेपर के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इस सेक्शन पर खास ध्यान दीजिएगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक 525 मीटर ऊंची पहाड़ी चट्टान पर बना एक शानदार प्राचीन मंदिर। अब इसकी लोकेशन ही एक पैराडॉक्स है। जियोग्राफिकली देखें तो थाईलैंड से यहां पहुंचना ज्यादा आसान है, लेकिन हिस्टोरिकली और कल्चरली ये कैम्बोडिया की खेमेर विरासत का एक अभिन्न अंग रहा है। अब इस मंदिर के बारे में कुछ की फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसका निर्माण 9वीं सदी में शुरू हुआ था। इसमें एंकोर वॉट के निर्माता सूर्यवर्मन जैसे महान खमेर राजाओं ने भी एडिशंस किए हैं। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ शिखरेश्वर यानी पहाड़ की चोटी के भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये साल 1962, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर का ओनरशिप तो कैम्बोडिया को दे दिया, लेकिन थाईलैंड ने मंदिर के आसपास की करीब 4.6 स्क्वायर किलोमीटर की डिस्प्यूटेड जमीन पर इस फैसले को कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और दोस्तों, यही आज की समस्या की असली जड़ है। तो इस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में चलिए अब देखते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। दोनों पक्षों के अपने अपने जस्टिफिकेशंस हैं, और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, एक तरफ थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने सीज फायर का उल्लंघन किया और नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए, जिससे उनकी सिक्योरिटी को खतरा था, इसलिए उन्होंने जो किया वो डिफेंसिव और रिटेलिएटरी था। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया इसे बिना उकसाए वाली आक्रामकता बता रहा है और कह रहा है कि थाईलैंड ने खुद बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप किया है। और इस पॉलिटिक्स और मिलिट्री एक्शन के बीच इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। दोनों तरफ से सैनिकों के मारे जाने की खबरें, थाई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हजारों आम नागरिकों को एक बार फिर अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी तबाह हो रही है। और एक फैक्टर जो इस आग में घी का काम कर रहा है वो है डोमेस्टिक प्रेशर। दोनों ही देशों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ रही हैं। इससे नेताओं पर एक हार्डलाइन स्टैंस लेने का दबाव बन रहा है, और ऐसे में किसी भी तरह का समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या, क्योंकि अब बात सिर्फ दो देशों की नहीं है, पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर लगी है। यहीं पर एंट्री होती है आसियान की, जिसमें ये दोनों देश सदस्य हैं। देखिए, आसियान का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस का, यानी वो सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते। लेकिन कंबोडिया ने आसियान से अपील की है कि वो बॉर्डर पर ऑब्जर्वर्स तैनात करें। अब ये आसियान के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि वो अपने ही मेंबर्स के बीच के विवाद को कैसे मैनेज करता है। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, जॉइंट बाउंड्री कमीशन को फिर से एक्टिव किया जाए ताकि बॉर्डर डिमार्केशन का काम पूरा हो। दूसरा, डिस्प्यूटेड लैंड पर अंतिम फैसले के लिए आईसीजे के पास दोबारा जाया जाए। और तीसरा, सीज फायर को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की मॉनिटरिंग हो।
और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के बीच डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ दक्षिण पूर्व एशिया में एक फुल स्केल वॉर को रोक सकते हैं? इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकनर नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।